हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 11 फरवरी 2022 के। तो यहाँ पे आप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 11 फरवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो आप कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो हासिल कर सकते हो, इसलिए इसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो गिवन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो मोस्ट इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षात्मक जिले जो टाइटल है वो दिया गया है। ये रैंकिंग डेल्टा रैंकिंग के नाम से जानी जाती है और ये दिसंबर 2021 की रैंकिंग है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये रैंकिंग किसके द्वारा निकाली जाती है। ये रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा निकाली जाती है। इन्होंने पांच मोस्ट इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स या आकांक्षात्मक जिले जिनको हमने इंप्रूव करना है, बैकवर्ड हैं, वो लिस्ट निकाली है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया, खास करके कौन से क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और साथ में वाटर रिसोर्स के क्षेत्र में, मतलब पानी को भी बहुत ही अच्छे से यूज किया है। और सबसे टॉप पे कौन सी है दोस्तों, इसमें सबसे टॉप पे है उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का एक जिला जिसका नाम है मलकानगिरी। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं। 5 मोस्ट इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो नीति आयोग की तरफ से अनाउंस की गई हैं एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स के क्षेत्र में, जिसमें पहला स्थान किसका है, मलकानगिरी का है जो कि उड़ीसा में स्थित है। दूसरा छतरपुर का है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी जो रैंकिंग्स है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स ने याद रखनी है जो यहां से बिलोंग करते हैं। मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो आपने याद रखना है कि बारामूला का स्थान जो है वो तीसरा है। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो रामगढ़ का स्थान चौथा है। और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बेगूसराय का स्थान जो है वो पांचवा है। लेकिन पहले दो स्थान जो है वो सारे स्टूडेंट्स ने याद रखने हैं। तो आप देख सकते हो नीति आयोग ने ये 5 मोस्ट इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनाउंस किए। कौन से क्षेत्र में, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स के क्षेत्र में। और इसको मापा गया है अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे। लाइक 49 ऐसे इंडिकेटर्स को देख के जो है वो इसको मापा गया, जो कि आगे 5 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेड हैं। जैसे कि आप कह सकते हो ये 5 क्षेत्र, एक तो हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं, एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, एक एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स में जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जुड़ा हुआ है, और एक स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स के क्षेत्र में। तो यहाँ पे भी आप लिस्ट देख रहे हो जो कि आपको पीछे दिखाई गई है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। और खास करके आपने इस प्रोग्राम के बारे में जरूर याद रखना है कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग की तरफ से स्टार्ट किया गया था। कौन से ईयर में, 2018 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि रियल टाइम प्रोग्रेस जो है वो देखी जा सके। कितने आकांक्षात्मक जिलों के, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरी कंट्री के अंदर, जो चुने गए थे नीति आयोग की तरफ से कि उनको डेवलप करना है, तो उसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो पूरी देखी जा सके। इसलिए ये 2018 में इसकी रैंकिंग जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपने इस चीज को याद रखना है कि पहला स्थान किसका है और दूसरा स्थान किसका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Who has been appointed as new director of नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आ चुकी है हमारे पास, एनसीईआरटी। तो उसके नए डायरेक्टर जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है, तो नाम याद रखना आपने। आंसर क्या होगा इसका, दिनेश प्रसाद होगा। तो बी आंसर है। आप यहां पे देख सकते हैं दिनेश प्रसाद का फोटो। तो इनको अपॉइंट किया गया है, दिनेश कुमार या दिनेश प्रसाद, इनका पूरा नाम क्या है, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो ये प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, हिमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि श्रीनगर उत्तराखंड में स्थित है। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, ये श्रीनगर उत्तराखंड वाला है। तो वहां पे एक हिस्ट्री के प्रोफेसर और जाने माने हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। और इनको बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। जैसे इनको डिस्टिंग्विश एकेडमी अवार्ड मिल चुका है पंजाब कला की तरफ से और साहित्य अकेडमी की तरफ से। और साथ ही साथ ये हिस्टोरिकल राइटिंग्स जो है इनकी बहुत अलग अलग जगह पे पब्लिश हुई, उन्हीं के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और कितने टाइम पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया गया, इनको 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया। याद रखना है 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया। और ये एनसीईआरटी जो है एक ऑटोनमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। इससे पहले कौन था, इससे पहले याद रखना है, इससे पहले जो है वो ऋषिकेश सेनापति थे। कौन थे, ऋषिकेश सेनापति। ये नाम भी आपने याद रखना, आपको पूछ सकता है एग्जामिनर कि पुराने कौन थे। और इन्होंने 2015 से लेकर 2020 तक जो है वो अपना कार्यकाल पूरा किया था। फिर कोविड के कारण जो है वो कुछ एक्सटेंशन मिली, लेकिन अब जो है वो नए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी। पूरा नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी।
अब इनका मेन काम क्या होगा कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लागू करना और साथ में उसका जो कैरिकुलम बनाना है, उसका जो पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करना है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, उसके ऊपर जो है वो इन्होंने फोकस करना है। जो भी गाइडलाइंस जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ से दी गई हैं। लेकिन साथ में आप बाकी ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एम जगदेश कुमार रिसेंटली यूजीसी के नए चेयरमैन जो हैं वो बनाए गए। ये पुराने वाइस चांसलर रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अभी जो है वो नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इसी तरह से रघुवेंद्र तंवर का नाम देख रहे हो, ये रिसेंटली चेयरमैन बनाए गए हैं आईसीएचआर के। आईसीएचआर का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। और दिलीप संघानी, इनको रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? इफ्को का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। याद रखोगे, ये 17th चेयरमैन बने हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स अपनी आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इस क्वेश्चन में दो हैं, एक तो दिनेश प्रसाद सकलानी और एक एम जगदेश कुमार। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया का रैंक क्या है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन के अंदर अकॉर्डिंग टू 2021 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लिस्ट। तो कौन सी कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी और इन्वायरमेंटल डिजाइन के ऊपर फोकस करती है? देखो, इसको कहा जाता है लीड। लीड का मतलब है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, मतलब कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर एनर्जी और इन्वायरमेंटल क्षेत्र को ध्यान में रख के उन बिल्डिंग्स को तैयार कर रहे हो और इन्वायरमेंट को नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा रहे हो या बहुत ही कम नुकसान पहुंचा रहे हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हो। और इंडिया का स्थान इसके अंदर जो है वो तीसरा है। तो याद रखोगे इंडिया का स्थान कौन सा है इसके अंदर? तीसरा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टोटल इंडिया के ऐसे 146 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया ने सबमिट किए हैं और जो कि किससे रिलेटेड है? एनर्जी और एनवायरमेंट डिजाइन से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप देख सकते हो इंडिया का रैंक तीसरा है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अंदर 2021 में, और ग्लोबल लिस्ट उन्होंने जारी की है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और खास करके टॉप 10 कंट्रीज में जो है वो इंडिया आता है। तो आप देख सकते हो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है वो उन्होंने 9th एनुअल रैंकिंग जो है वो जारी की है टॉप 10 कंट्रीज की, जो कि यूनाइटेड स्टेट से बाहर है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे प्रोजेक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही हैं, इसलिए वो अपने आप को रैंक नहीं करते, यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर की कंट्रीज को रैंक करते हैं। और टॉप 5 कंट्रीज अगर आप यहां पे देखोगे तो सबसे टॉप पे है चाइना। उनके टोटल प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे 1077 है, और उसका आप एरिया देखो जो कि स्पेशली ग्रीन और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो इतने एरिया जो है वो उन्होंने बनाया है, इतने एरिया के अंदर उन्होंने इन चीजों को डिजाइन किया जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो टॉप 5 कंट्रीज में टॉप पे जो है वो चाइना है, दूसरे नंबर पे कनाडा है। अगर आप देखोगे बहुत ही डिफरेंस है, 205 प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो इंडिया है। और टोटल 5 कंट्रीज का अगर मिला के देखोगे तो टोटल एरिया 1570 प्रोजेक्ट्स जो है वो शामिल है, और ऑलमोस्ट 310 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो लीड स्पेस के अंदर आता है। लीड स्पेस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, जो कि एक बहुत ही सराहनीय प्रोसेस है किसी भी कंट्री के लिए। और जो रैंकिंग बिल्कुल हाईएस्ट है, लाइक चाइना सबसे ऊपर है, तो ये पता लग रहा है कि चाइना जो है वो हेल्दी, सस्टेनेबल या एक ऐसा बिल्डिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपने याद रखना है कि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही मिलेंगे, क्योंकि ये रैंकिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बाहर की कंट्रीज की है, इसलिए चाइना टॉप करता है इसमें। अदरवाइज टॉप यूएस करेगा, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट्स तो आप गिन भी नहीं सकते, ऑलमोस्ट 53,908 है। देखो चाइना के 1077 हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट 54,000 हैं, जो कि बहुत ही ऊपर हैं। और अकेले यूएसए की जो आप कह सकते हो एरिया है जो कवर करता है ये लीड के अंदर, वो कितना है? 280 मिलियन स्क्वायर फीट, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यूएस अपने आप को रैंक नहीं करता, बाकी कंट्रीज को जो है इसमें रैंक करता है। और इस रैंकिंग के बारे में पहले बता चुका हूं, ये रैंकिंग के अंदर ये देखा जाता है कि डिजाइन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे मेंटेनेंस हो, किसी भी बिल्डिंग का वो क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से किया गया है। और आप कह सकते हो ये सबसे अच्छी रेटिंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यूज की जाती है किसी भी कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स को रेट करने के लिए, इसीलिए लीड जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर इस तरह से हम काम करेंगे, लीड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इनके बताए हुए मेथड्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो बना सकते हैं, रहने के योग्य भी और काम करने योग्य भी। और याद रखना है ये लीड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंडिया का रैंक याद रखना है 3rd है, और चाइना इसमें टॉप पे है, और 2nd रैंक किसका है? कनाडा का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसके बाद अगला सेक्शन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों इसके अंदर कि एक पर्सन है एम जगदेश कुमार। हम पहले ही क्वेश्चन को कर चुके हैं कि ये रिसेंटली जो है ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। तो ये पहले क्या थे, वाइस चांसलर। अब अगर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ये चेयरमैन बना दिए गए हैं तो ये वाली पोजीशन क्या होगी, खाली होगी। अब इस जगह पे किसी ना किसी को लगाना पड़ेगा। तो इसलिए पहली बार हुआ ऐसा कि किसी फीमेल को इस पोजीशन पे लगाया गया। वाइस चांसलर बनी है वो किसकी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। और उनका पूरा नाम है शांति श्री, देख सकते हो आप यहाँ पे, शांति श्री दुल्लीपुड़ी पंडित। पूरा नाम है शांति श्री दुल्लीपुड़ी पंडित। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपॉइंट किया है दुल्लीपुड़ी पंडित को एज ए 13th वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब एग्जाम में कुछ अलग से क्वेश्चन निकालता है क्योंकि ये सबने पढ़ लिया कि शांति श्री को अपॉइंट किया गया, लेकिन ये 13th वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी की, याद रखोगे। और कितने टाइम पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया गया, 5 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया, ये भी आपने याद रखना है। तो आपने फोटो देख ही लिया होगा यहाँ पे शांति श्री का, और साथ ही साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि इससे पहले कौन थे, एम जगदेश कुमार। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों अपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि बाकी जो ऑप्शंस हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो वुमेन हैं जिन्होंने इंडिया का जो अलग अलग कंपनीज के अंदर स्थान हासिल किया है। जैसे अलका उपाध्याय का नाम आप देख रहे हो, ये चेयरपर्सन बनाई गई है किसकी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राधिका झा का नाम देख रहे हो, ये रिसेंटली सीईओ बनाई गई है एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार की जिसका नाम है EESL, जिसका मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। अलका मित्तल बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की, ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो याद रखना है। ये आपको 100% क्वेश्चन जो है वो चारों अपॉइंटमेंट से कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी टनल को रिकॉग्नाइज किया गया है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट, 10,000 फीट से ऊपर जो सबसे लंबी टनल है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो शामिल की गई है। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इनाम भी दिया है उसके लिए इंडिया को, क्योंकि ये सारी की सारी ऑप्शन जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, तो ये इंडिया को मिला है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्थित है, उनकी तरफ से जो है ऑफिशियली सर्टिफाई किया गया है कि जो अटल टनल है ये पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है जो 10,000 फीट से ऊपर है। 10,000 फीट का मतलब ऑलमोस्ट 3,000 मीटर के ऊपर है, जो कि समुद्री आप कह सकते हो सतह से ऊपर। और अटल टनल के बारे में मैं बहुत सी चीजें डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, तो हम दोबारा से इसके बारे में छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसको एक तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया है, और ये मनाली और लाहौल स्पीति एरिया को आपस में कनेक्ट करता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि भारी बर्फबारी पड़ने के कारण जो है वो यहाँ पे बंद हो जाता था रूट। तो टनल के कारण जो है वो अब चलता रहेगा और पूरा साल जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितनी लंबाई है इसकी, 9.2 किलोमीटर जो है वो लंबी टनल है ये, और इसका निर्माण जो है वो टोटल 3300 करोड़ रुपए मतलब 3300 करोड़ रुपए खर्च करके किया गया था। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था 3 अक्टूबर 2020 को। और आप कह सकते हो कि ये पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस में आती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी रेंज में आती है, याद रखना पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस में ये आती है। और ये बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है वो कम कर देती है, खास करके मनाली एरिया से लेके सरचू एरिया तक, जो कि लाहौल स्पीति वाले एरिया में आता है। और 46 किलोमीटर तक जो है वो डिस्टेंस कम हो जाता है। इसका मतलब 4 से 5 घंटे की जर्नी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है वहां पे, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। और ये भी नोट करने वाली यहां पे बात है कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट मोटरेबल टनल है, जो कि 13,000 फीट जो है रोहतांग पास के पास जो है वो बनाई गई है। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहाँ पे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो लंदन में स्थित है, एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स को अपनी बुक्स के अंदर जो है वो शामिल करता है, उसको सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, क्योंकि वहां पे उन्होंने इस टनल का निर्माण किया था, अटल टनल रोहतांग, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन याद रखना है ये टनल कहां पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहां पे सेटअप किया गया, कौन सी स्टेट में सेटअप किया जाएगा। ये ऑलरेडी पास हो चुका है कि वहां पे सेटअप किया जाएगा, तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश में दोस्तों सेटअप किया जाएगा। अगर आपको पूछ लें एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो याद रख सकते हो इसको खांडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो सेटअप किया जाएगा। खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सेटअप किया जाएगा। मतलब जो बायोमास होगा, जो आप कह सकते हो कि जो भी हमारे पास वेस्टेज होती है, जो भी सॉलिड वेस्ट होगा,
या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वेस्ट होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। ये प्लांट जो है वो कहां पे लग रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो जो प्लांट है बहुत ही बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन जो है वो हर रोज प्रोड्यूस करेगा, और आप कह सकते हो 30 टन बायोमास फीड स्टॉक को यूज करके ये बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बायोमास एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, जो कि प्लांट या एनिमल जो भी उसका वेस्ट होता है, जो भी उसका मटेरियल होता है, उससे हम जो है वो उसको यूज कर सकते हैं, और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, क्योंकि बायोमास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज में आती है। और ये दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, एक तो वातोमो एनर्जी है, एक हमारे पास बीजल ग्रीन एनर्जी है, जो कि दोनों ही उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनीज हैं। तो दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो इसका मेन मकसद तो दोस्तों यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकें, और किसी तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके हम इंडिया को सक्षम बना सके, और हमारा जो बहुत ही बड़ा कार्बन का जो एमिशन होता है, कार्बन हम छोड़ते हैं एनवायरनमेंट में, वो हम किसी तरह से कम कर सकें। तो ये है मध्य प्रदेश, और इसमें टोटल लागत जो है वो 24 करोड़ रुपए की लगाई जाएगी। और दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश के बारे में याद कर लें, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं, और साथ ही साथ इसके जो गवर्नर हैं वो हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। और यहाँ पे आपको मिलेगा कान्हा नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। कान्हा जो टाइगर रिजर्व है वो भी बहुत फेमस है। यहीं पे आपको मिलेगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, शिवपुरी नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिल जाएगा, सतपुरा टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और सबसे बड़ा अगर फॉरेस्ट एरिया किसी स्टेट का है एरिया वाइज, तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आता है, कौन से बैंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी ने एक टाई अप किया है ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो लोगों को दी जा सके। मतलब सिंपल है यार कि लोगों को हम अलग अलग तरह की चीजें जो है वो सिखा सकें, खास करके आप कह सकते हो बैंकिंग सेक्टर के बारे में, खास करके आप किस तरह से लैंडिंग कर सकते हो, उनकी टर्म्स जो हैं वो लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें, यूपीआई क्या होता है, ये सारी चीजें हम बता सकें। तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी और इस बैंक के बीच में टाई अप हुआ, और ये बैंक हमारे पास कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है एनएससी एकेडमी के साथ, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके, और इसको प्रमोट करने के लिए वो अलग अलग तरह के कोर्सेज चलाएंगे, जो कि आपको एनएससी नॉलेज हब प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। और ये एक तरह का ऑनलाइन, एक बहुत ही बड़ा ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है जो एनएससी नॉलेज हब ने स्टार्ट किया था। इसमें 5 अलग अलग तरह के ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आप कह सकते हो थ्योरी कोर्सेज भी होंगे, कुछ ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होंगे, मतलब कुछ प्रैक्टिकल होंगे, जो कि अलग अलग तरह के फंडामेंटल बेसिक्स के बारे में बताएगा, जैसे कि बैंकिंग है, लैंडिंग नॉर्म्स है, या आप कह सकते हो यूपीआई क्या होता है, इसमें आईएफएससी क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है बताई जाएंगी। तो कोर्सेज जो है वो एक रियल टाइम केस स्टडीज के बारे में बताएगा, और खास में जो आजकल चीजें चल रही हैं नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों से रिलेटेड वो भी बताएगा। तो आप बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो है वो काफी चीजें जो है वो यहाँ से सीख सकते हो, खास करके जो बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। और ये 5 ऑनलाइन कोर्स जो है वो एनएससी एकेडमी जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना है कि एनएससी एकेडमी का बैंक के साथ और एसबीआई के साथ टाई अप हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है दोस्तों, अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन। ये किसने लिखी है? जब भी कोई 2 कंट्रीज के बारे में हम बात करते हैं तो ज्यादातर वो बुक जो है वो लिखी होती है जो हमारे आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी कंट्री में एम्बेसडर लगे होते हैं, तो ज्यादातर वहीं इस बुक को लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं एक एम्बेसडर की, और वो नाम है राजीव भाटिया। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो इस बुक के अंदर स्पेशली इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन के बारे में बताए हुए हैं, और कैसे अफ्रीका जो है वो मेन रोल प्ले करता है इंडिया के अंदर भी, और इंडिया भी मेन रोल प्ले करता है अफ्रीका के अंदर, जिसके अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया जो है वहां पे बना रहा है, और इंडिया सोशल वर्क के लिए वहां पे बहुत बड़े काम कर रहा है, और किस तरह से अफ्रीका को ट्रांसफॉर्म करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये इस बुक के अंदर बताया हुआ है। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके ट्रेड के मायने में भी अगर आप देखोगे, क्योंकि स्यूज कैनाल के थ्रू होते हुए हम जो है वो यूरोप में एंटर कर सकते हैं, तो उसके जो रास्ते हैं वो भी बताए गए कि किस तरह से हमने जो है वो उसको यूज किया है, और किस तरह से हम जो है वो यूरोप के साथ ट्रेड करते हैं पानी के थ्रू। तो ये सारी चीजें इस बुक के अंदर बताए हुए हैं, और किस तरह से ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से लेकर अब तक जो है वो हम ट्रेड करते आ रहे हैं। क्योंकि जो राजीव भाटिया है ये लाइक हाई कमिश्नर रह चुके हैं अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज में, जैसे आप देखोगे कीनिया, साउथ अफ्रीका, लिसोथो, इन कंट्रीज के एम्बेसडर रह चुके हैं, और साथ में इवन आप कह सकते हो म्यांमार, मैक्सिको, इन कंट्रीज में भी एम्बेसडर रह चुके हैं। तो ये बुक इन्होंने लिखी है। इससे पहले ये म्यांमार के एम्बेसडर रह चुके हैं, तो इन्होंने म्यांमार के ऊपर भी बुक लिखी हुई है, इंडिया म्यांमार रिलेशंस। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं।
तो आप देख सकते हो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन, राजीव भाटिया की तरफ से इस बुक को लिखा गया है। तो इतना याद रखेंगे। बुक का कवर पेज आप देख सकते हो, खास करके अफ्रीका का जो एरिया है वो इसमें दर्शाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसने जीवा प्रोग्राम को रिलीज किया है या उसको लॉन्च किया है ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके, नेचुरल फार्मिंग के रिलेटेड जो है वो किसानों को बताया जा सके। और ये जीवा प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब मैं बात कर रहा हूं आंसर बी की। तो आप देख सकते हो नाबार्ड ने जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सके। जो उनका वाटरशेड प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर वो इसको प्रमोट करेंगे। तो इसमें नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। कितनी स्टेट्स के अंदर? 11 स्टेट्स के अंदर वो प्रमोट करेंगे ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा सके, फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो कम से कम हो सके। और इसमें टोटल 25 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरह से स्टार्ट किए जाएंगे। इन 25 प्रोजेक्ट्स का मेन काम जो है वो यही होगा कि हम एक जगह को चुने। लाइक आप देखो, ईच प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड इन 200 हेक्टेयर, मतलब 25 प्रोजेक्ट हैं। हर प्रोजेक्ट के अंदर 200 हेक्टेयर लैंड जो है वो चुनी जाएगी एक गांव के अंदर। और वहां पे लोगों को बताया जाएगा कि कौन से मेथड्स को आप यूज करोगे, लाइक कौन सी मिट्टी, कौन से बीज जो है वो आपने यूज करने हैं और कौन सी खाद जो है वो आपने यूज करनी है। तो इन सारी चीजों को यूज करके आप किस तरह से जो है वो खेती को अच्छा बना सकते हो, ये एक तरह से इस 200 हेक्टेयर लैंड के ऊपर करके दिखाया जाएगा। तो इस तरह के 25 प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे 11 स्टेट्स के अंदर। ये ऑब्जेक्टिव है किसका? नाबार्ड का। और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए जो है नाबार्ड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता लेगा। उन्होंने अलग अलग तरह के टाई अप्स जो हैं वो किए हैं, खास करके जो हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर स्टेट्स में या गांव में, तो उसका साथ जो है वो लिया जाएगा। और ये भी साथ में ध्यान में रखा जाएगा कि रेनफेड एरिया है, वहां पे बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, वहां पे कौन सी मिट्टी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के उस गांव को चुना जाएगा। तो इसका मतलब पूरे एरिया को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपर करके लोगों को एक एग्जांपल दी जाएगी, इस तरह से आप नेचुरल फार्मिंग जो है वो कर सकते हो। इसको कहते हैं जीवा प्रोग्राम और ये नाबार्ड की तरफ से स्टार्ट किया गया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ब्रिटिश काउंसिल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन के कौन सी स्टेट के साथ ताकि हायर एजुकेशन को ग्लोबल लेवल पे एक्सपेंड किया जा सके? और दोस्तों ये टाई अप किया है तेलंगाना के साथ। तो आंसर हमारा यहां पे क्या होगा? बी होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि किस तरह से जो है वो ग्लोबल लेवल पे हायर एजुकेशन को एक्सपेंड किया जाएगा। मतलब सिंपल है, ये एक्सचेंज प्रोग्राम होगा कि तेलंगाना से कुछ स्टूडेंट जो है वो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से भेजे जाएंगे, ब्रिटिश काउंसिल से कुछ स्टूडेंट तेलंगाना में भेजे जाएंगे। तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसमें जो है वो एजुकेशन और खास करके आर्ट्स के बारे में जो है वो दोनों ग्रुप जो है वो आपस में बहुत बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हो तेलंगाना एंड ब्रिटिश काउंसिल जो है वो एमओयू साइन कर रहा है हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश काउंसिल और तेलंगाना जो है वो ज्वाइंट इनोवेशन करेगा एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स के लिए, ताकि दोनों तरफ से जो है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस शेयर हो सके और दोनों तरफ से बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा। और कुछ ऐसे कोर्सेज चलाए जाएंगे जो कि तेलंगाना के जो यूथ हैं उनको अलग अलग तरह की स्किल्स प्रोवाइड करेगा ताकि उनको रोजगार आगे मिल सके, वो कोई अच्छा काम जो है वो कर सकें। तो इसका मतलब दोनों जो है वो मिलके एक बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च करेंगे और साथ में हायर एजुकेशन को एक्सपैंड करेंगे ब्रिटिश काउंसिल के अंदर भी और साथ में तेलंगाना के अंदर भी। मेन रोल जो है वो इसमें तेलंगाना के, क्योंकि तेलंगाना को जो है वो एक्सपैंड करना है, वहां पे यूथ को जो है स्किल्स प्रोवाइड करनी है ताकि अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्लोबल लेवल पे वो हासिल कर सके, उनको अलग अलग जगह पे जो है वो जॉब मिल सके। इसलिए आपने इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने एक बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इस हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को या जिस भी तरह के ये इंश्योरेंस है तो उनको प्रमोट करेगा। मतलब ये बैंक के अंदर जो है जब आप जो भी इसके कस्टमर्स होंगे इस हेल्थ इंश्योरेंस को खरीद सकते हैं जो आदित्य बिरला प्रोवाइड करेगा। और ये हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? बी होगा। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है पूरे इंडिया में बेचे जाएंगे बैंक के नेटवर्क के थ्रू। और आप कह सकते हो ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये 2.7 मिलियन कस्टमर जो कि इस बैंक के हैं, 642 ब्रांचेस जो इस बैंक की हैं, 214 डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये बैंक फैला हुआ है, 19 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी में ये बैंक है। तो इतने लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। अब ये आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो खरीद सकते हैं कहां से? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांचेस से। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि एक बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट है, लेकिन आप इसको स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था
और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके सीईओ हैं मयंक बथवाल। और साथ में ये जो आप यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक देख रहे हो, ये दोस्तों रिसेंटली बनाया गया 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया का। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि ये भारत पे की तरफ से प्रमोट किया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसने एक पैक्ट साइन किया है न्यूजीलैंड के साथ ताकि शीप फार्मिंग को हम आगे बढ़ा सके। तो मतलब अगर शीप फार्मिंग को हम आगे बढ़ा लेते हैं तो इसका मतलब हम उस एरिया को बहुत ही अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहां से जो है वो हम पशम की जो है वो खेती करते हैं, तो पशम को हम वहां से लेते हैं, उनकी जो है वो खेती की जाती है। तो ये है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो शीप फार्मिंग को आगे करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड के साथ टाई अप जो है वो किया गया है। इससे क्या होगा, नई रोजगार की अपॉर्चुनिटी जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। तो इसका मतलब जो फार्मर्स ये बेड़ों की खेती करते हैं, लाइक आप कह सकते हो बेड़ों से ऊन की प्राप्ति करते हैं, फिर ये एक्सपोर्ट की जाएगी कहां पे, न्यूजीलैंड में प्रमोट की जाएगी। तो इसीलिए जो है वो उनको अलग अलग तरह से इनकम के अलग अलग संसाधन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर प्रोवाइड करके दे रहा है। इससे क्या होगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। और साथ में जो शीप प्रोडक्ट्स हैं कोई भी, जैसे ऊन तो एक एग्जांपल है, और भी बहुत से प्रोडक्ट जो हैं वो हम इन बेड़ों से ले सकते हैं। तो ये जो है वो प्रमोट करेगा, ताकि अगर इन प्रोडक्ट्स को न्यूजीलैंड के अंदर बेचा जा सकता है या नई रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी न्यूजीलैंड से सीख के हम इसका और तरह से उपयोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं जम्मू कश्मीर को। और 2022 वैसे भी 70th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बाइलेटरल रिलेशन की। यह भी आपने याद रखना है, 70th एनिवर्सरी इंडिया और न्यूजीलैंड के बाइलेटरल रिलेशनशिप की। और 30th एनिवर्सरी मना रहे हैं हम इंडिया और इजराइल के बाइलेटरल रिलेशन की। जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के वो है मनोज सिन्हा। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिल जाएगा यहाँ पे आपको, गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी यहाँ पे, और यहीं पे आपको मिलेगा डाचीगांव नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा एक बहुत ही फेमस सलीम अली नेशनल पार्क। और फिर से बताऊंगा कि हेमीज याद रखना है, हेमीज अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में है। कहां पे है, लद्दाख में। और यहां पे आप देख सकते हो मनोज सिन्हा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है कि जो डिसेबल्स जॉब सीकर हैं उनको किसी तरह से हम सक्षम बना सकें और उनको आगे लेके जा सकें। और इस आर्टिफिशियल इंडिया का पहला ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, और ये फर्स्ट जॉब पोर्टल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, उसका नाम क्या है, स्वराज एबिलिटी। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है उन जॉब सीकर्स के लिए जो कि डिसेबल्स हैं, और खास करके उनको अलग अलग तरह से जो है वो हम स्किल्स प्रोवाइड कर सकें ताकि उनको रोजगार जो है वो मिल सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्वराज एबिलिटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। याद रखना है फर्स्ट प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो डिसेबल जॉब सीकर्स के लिए बनाया गया है। लेकिन ये टाई अप दोस्तों 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, ध्यान रखना है। इस पूरे प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने, और ये 3 ऑर्गेनाइजेशन और टाई अप करते हैं इसमें। एक तो यूथ फॉर जॉब्स, विजुअल क्वेस्ट, कोटक महिंद्रा बैंक। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का इसमें रोल है। जैसे आईआईटी हैदराबाद जो है वो अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो तो आईआईटी हैदराबाद ने दे दी। अब दूसरा काम करेगा ये विजुअल क्वेस्ट। जो विजुअल क्वेस्ट है ये क्या काम करता है, ये इस पूरे प्लेटफॉर्म को डेवलप करता है, इसको डेवलप करेगा। फिर जो यूथ फॉर जॉब्स है ये स्किल्स प्रोवाइड कर देगा, ये स्किल्स प्रोवाइड कर देगा। कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे। देखो सारी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज आईआईटी हैदराबाद देगा। जो विजुअल क्वेस्ट है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है तो वो डेवलप करेगा इसको। नेक्स्ट इसमें स्किल्स जो कौन प्रोवाइड करेगा, वो यूथ फॉर जॉब्स प्रोवाइड करेगा, और फाइनेंशियल असिस्टेंस कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो डिसेबल हैं उनको अलग तरह की स्किल्स देके उनको जॉब ढूंढने में जो हेल्प करेगा, उनकी प्रोफाइल जो है वो जहां से छांटी जा सकती है। इसका मतलब ये बताया गया है इसके अंदर स्पेशली, क्योंकि ड्रॉबैक क्या है कि 21 मिलियन लोग जो हैं वो डिसेबल हैं। अब अगर 21 मिलियन लोग डिसेबल हैं तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी का है, तो 70% अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। मतलब एजुकेशन उनकी कुछ और है, काम वो कोई और कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो 70% जो है वो या तो अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है। तो इस प्रोजेक्ट की मदद से उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज जरूर होगा। तो याद रखना है स्वराज एबिलिटी जो है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म का नाम है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट, पिक्चर से करोगे। 6th बाई मंथली रिपोर्ट जो है मॉनेटरी पॉलिसी की आई है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की। तो आप देख सकते हो ये रिपोर्ट बहुत ही खास है, और ये 6th बाई मंथली रिपोर्ट है, मतलब आप कह सकते हो लास्ट बाई मंथली रिपोर्ट है इस फाइनेंशियल ईयर की, क्योंकि अभी इसमें फरवरी और मार्च का महीना जो है वो कवर किया जाएगा।
और इसमें खास तरह से ये बताया गया है कि कोई भी रेट जो है वो चेंज नहीं किया गया, ना तो कोई रेपो रेट चेंज किया गया, ना रिवर्स रेपो, तो सारे के सारे वही पुराने रेट्स आपके पास हैं। तो उसमें स्पेशली आप याद रख सकते हो कि रेपो रेट जो है वो अभी कितना चल रहा है, 4% चल रहा है। रिवर्स रेपो जो है वो 3.35% चल रहा है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो चल रहा है वो 4.25% चल रहा है। बैंक रेट जो है वो बराबर होगा 4.25% चल रहा है। और उसमें सीआरआर कितना रखा गया, 4% रखा गया। और एसएलआर जो है वो करंटली कितना चल रहा है, 18% चल रहा है। तो ये सारी फिगर जो है वो बिल्कुल पुरानी की पुरानी है, वहीं की वहीं फिगर चल रही है। और ऐसा बहुत टाइम से आरबीआई जो है वो करता आ रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी फिगर्स को चेंज नहीं किया, और ये 10th टाइम है कि उन्होंने कोई भी फिगर में चेंज नहीं किया, रेट जो है वो बिल्कुल सेम रखे हैं। इसको कहते हैं स्टेटस क्यू, याद रखना है, स्टेटस क्यू मतलब एज सेम टू सेम, वैसा का वैसा रखेंगे। और आरबीआई की तरफ से इस जो बाई मंथली रिपोर्ट के अंदर ये प्रेडिक्ट किया गया है कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 23 में वो 7.8% होगी, 7.8% होगी, जिसमें क्वार्टर 1 में इंडिया सबसे ज्यादा तरक्की करेगा 17.2% तक, फिर क्वार्टर 2 में 7% हो जाएगी, क्वार्टर 3 में 4.3% होगी, और क्वार्टर फोर में जो है 4.5% होगी। तो ये उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है। और उन्होंने कहा है कि ई रूपी जो वाउचर्स हैं वो 10,000 से, पहले 10,000 का वाउचर जो है वो मैक्सिमम ले सकते थे, अब 1 लाख रुपए का वाउचर जो है वो लिया जा सकता है। मतलब वाउचर जो है वो किसी इंडिविजुअल्स की तरफ से, किसी कॉर्पोरेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो लिमिट सेट की गई थी कि 10,000 रुपए का वाउचर आप इशू कर सकते हो। मतलब अगर किसी ने आपको पेमेंट देनी है तो वो आपको ई रूपी का वाउचर दे देगा, तो इस ई रूपी के वाउचर को दिखा के आप उस बैंक में जो है वो पैसे हासिल कर सकते थे। लेकिन वो पैसे आपको इकट्ठे विड्रॉ करने पड़ते थे। लाइक उन्होंने 2 वाउचर दिए, तो आप जो है वो एक वाउचर को रिडीम कर लोगे, ऐसे नहीं कि 5,000 रुपए ले लोगे, 5,000 आप फिर कभी ले लोगे, ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन अब उन्होंने 2 अमेंडमेंट्स इसके अंदर कर दिए। एक तो मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए कर दी है, और एक साथ में उन्होंने कह दिया कि पर वाउचर अगर 1 लाख रुपए दे रहे हो तो आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज कर सकते हो। मतलब आप कह सकते हो जब तक पूरा का पूरा वाउचर कंप्लीटली रिडीम नहीं हो जाता, पूरा आप उसको हासिल नहीं कर लेते, तब तक आप इसको यूज कर सकते हो। लाइक 10,000 आपने एक बार ले लिए, फिर 20,000 ले आए, फिर 30,000 ले आए, तो इस तरह से आप अलग अलग अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हो इस वाउचर के थ्रू। ये इसमें खास जो है वो किया गया और बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। फिर एक टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी 50,000 करोड़ से जो है वो कर दी है 30 जून 2022 तक, क्योंकि ये पहले भी किया गया था। क्योंकि ये टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है वो 30 जून 2022 तक होगी है, क्योंकि पहले ये मई 2021 में जो है वो स्टार्ट की गई थी हेल्थ सर्विसेज के लिए, ताकि जो लाइक आप कह सकते हो कि ऑन टाइम फैसिलिटी मिलती है जो वैक्सीन बनाते हैं या वैक्सीन को इंपोर्ट करते हैं कोविड 19 से रिलेटेड, या कोई ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बनाते हैं, तो उनको 50,000 करोड़ रुपए की लागत का जो सरकार जो है वो फंड करेगी, और बैंक्स के थ्रू, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू जो है वो दिया जाता है। और ये 3 साल की मेच्योरिटी के साथ दिया जाता है। 50,000 करोड़ रुपए जो अब दिए जा सकते हैं। याद रखना है ये 31 मार्च 2022 में खत्म होने वाली थी, 31 मार्च को, लेकिन अब इसको 30 जून 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो मतलब अलग अलग तरह से बैंक ने जो है वो हेल्प की है अलग अलग जगह पे, खास तौर से आप कह सकते हो कोविड 19 के टाइम पीरियड पे देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल मिल गई है सेबी की तरफ से कि यार वो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आया कि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज क्या होता है। सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी से अप्रूवल ले लेता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीट्स को जो है वो शेयर्स की फॉर्म में बेच सकता है, डीमेट अकाउंट्स के अंदर बेच सकता है। ये परमिशन उनको मिल चुकी है। और ये आप कह सकते हो ईजीआर या जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ये हमारा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीट्स, उसको सिक्योरिटीज डिक्लेयर किया गया था सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में रिसेंटली। और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीट जो है वो एक तरह से शेयर की तरह डीमेट अकाउंट में खरीदी जा सकती है स्पॉट बुलियन एक्सचेंज के थ्रू। अब स्पॉट बुलियन एक्सचेंज का मतलब है कि जो कॉमन पब्लिक है, जो ज्वेलर्स हैं, या कोई और बंदे हैं जो गोल्ड को खरीदना चाहते हैं लेकिन पहनना नहीं चाहते, सिर्फ उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, तो रेदर देन आप फिजिकल मात्रा में गोल्ड को खरीदो, तो आप जो है वो क्या करोगे, आप ऑनलाइन गोल्ड को खरीदोगे अपने डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर की तरह। और इसमें आपको प्योर गोल्ड जो है वो दिया जाएगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और ऐसे नहीं कि मार्केट में जो है वो आपको प्योरिटी की दिक्कत आती है तो वो यहाँ पे आएगी। तो जैसे ही उसका रेट बढ़ता है तो आप उसको ऑनलाइन ही बेच सकते हो। तो जो लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो अदरवाइज उनको पहले खरीद के घर पे रखना पड़ता था,
फिर वो बाहर बेचने के लिए जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, प्योरिटी की दिक्कत है। तो इसमें आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हो, ऑनलाइन ही बेच सकते हो। तो इससे क्या होगी, जो गोल्ड की ओवरऑल डिमांड है फिजिकल फॉर्म में वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जो हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड का वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में याद रखना है, 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और मुंबई जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सीईओ और एमडी कौन है, सीईओ हैं जस्टिस विक्रमजीत सेन, विक्रमजीत सेन, याद रखोगे। और सेबी के बारे में पता ही है, और करंटली इसके हेड जो है वो अजय त्यागी हैं। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। 1992 में इसका एक स्टैट्यूटरी एक्ट बनाया गया था, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुकी थी ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। अगला आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश में लग रहा है। हम पहले बात कर चुके हैं। रिलायंस ने जो है वो कुछ शेयर्स खरीदे हैं, एडिशनल 10.3% शेयर खरीदने हैं स्टर्लिंग और विल्सन रिन्यूएबल के अंदर। अब रिलायंस का टोटल शेयर जो है वो इसमें 40% हो गया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही आगे जो है वो रिलायंस जो है वो काम कर रहा है और अलग अलग तरह की चीजें बना रहा है। सेबी ने अपनी एडवाइजरी कमेटी को जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया है, जो कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड के बारे में जो है बताएगी। और इस कमेटी को सबसे पहले 2013 में बनाया गया था, इसको बहुत बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। टोटल आप कह सकते हो कि 8 मेंबर की एक कमेटी है, और इसको लीड कौन करेंगे, अब जी महालिंगम लीड करेंगे। महालिंगम इसको लीड करेंगे, मतलब इसके हेड कौन है, जी महालिंगम। नेक्स्ट, तेलंगाना और ब्रिटिश काउंसिल में टाई अप हुआ है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेशनल डी वार्मिंग डे जो है वो फरवरी 10 को मनाया गया 2022 को। तो ये क्या होता है डी वार्मिंग डे, इसका मतलब होता है कि हमने बच्चों को जो है वो वार्म फ्री रखना है। वार्म फ्री रखना है मतलब कीड़ों मकोड़ों से हमने फ्री रखना है, क्योंकि बहुत सी तरह की बीमारियां जो है वहां से हो सकती हैं, खास करके 1 साल से लेकर 19 साल के बच्चों के अंदर। तो इसलिए जो है वो उसको दूर रखना है, इसलिए नेशनल डी वार्मिंग डे जो है वो मनाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी है, साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 10 फरवरी को, एक बार 10 अगस्त को। नेक्स्ट, वर्ल्ड पल्सीज डे जो है वो 2022 को मनाया गया, और ये 10 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड पल्सीज डे, 10 फरवरी 2022 को। तो साफ ही पता लग रहा है कि इसमें न्यूट्रिशनल को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया जाता है, और सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है, और न्यूट्रिशियस वैल्यू को प्रमोट किया जाता है, ताकि लोग अगर इसका यूज करते हैं तो हम पॉवर्टी के चैलेंज को, फूड सिक्योरिटी के चैलेंज को हम जो है वो पूरा कर सकते हैं। खास करके इससे सॉइल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, जो है हम बहुत ही अच्छे से इसको जो है वो सॉइल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं इस तरह की फसल करने से, जो भी दालें हैं हमारे पास, और साथ में क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इसका थीम क्या है, पल्सिस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। तो इसलिए अगर दालों की खेती करते हैं तो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो लोगों को मिल सकता है, पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी जो हमारे पास बहुत ही खराब हो चुकी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ठीक कर सकते हैं। यह है वर्ल्ड पल्सीज डे 10 फरवरी। 10 फरवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च इट्स इंटरेक्टिव बैंकिंग थ्रू डिश टीवी। तो ये बैंक दोस्तों था आईसीआईसी बैंक। इन्होंने 2008 के अंदर डिश टीवी के साथ टाई अप किया था, ताकि आप जो है वो बैंकिंग सुविधाएं जो है वो ले सकते हैं। इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट टू होम कंपनी थी कौन सी, जिसका नाम था डिश टीवी। तो उससे आप इंटरेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज आईसीआईसी की ले सकते हैं। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था आईसीआईसीआई एक्टिव, आईसीआईसीआई एक्टिव, ये प्लेटफॉर्म जो है वो उन्होंने लॉन्च किया था। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है जो भी डिश टीवी के व्यूअर्स हैं वो आईसीआईसी बैंक के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन ले सकते थे घर पे बैठे ही। तो 2008 में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो अलग अलग वर्ड सुने होंगे, इन्फ्लेशन सुना होगा, कोर इन्फ्लेशन सुना होगा, हाइपर इन्फ्लेशन सुना होगा, तो ये है स्टैगफ्लेशन। तो इसका मतलब बताना है कि क्या है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। लेकिन इस बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम तक पहुंच सके। और दोस्तों अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हर किसी को माफ़ करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, तभी आप मुस्कुरा पाओगे। और बहुत सी चीज़ें हमें छोड़नी भी पड़ेंगी, इसीलिए जो है हम खुश रह पाएंगे। तो खुश रहना बहुत जरूरी है, और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।